एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमारा चैप्टर सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है और डिस्क्रीट पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास हम किस तरीके से निकालते हैं। सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाली जाती है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास मूव कैसे करता है, किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, किस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और किस तरीके से हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर with our first topic, that is displacement of center of mass। बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का मोशन किस प्रकार होता है। ओके, तो उसके अंदर पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, मुझे ये बात पता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1r1 प्लस m2r2 plus m3r3 divided by m1 plus m2 plus m3। यस और नो? अब मेरा टारगेट क्या है कि अगर मैं जो भी पार्टिकल्स है वो कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो सेंटर ऑफ मास किस तरीके से डिस्प्लेस होगा ये निकालना। तो लेट्स से मेरे पास कोई m1 पार्टिकल है जिसकी इनिशियल पोजीशन है r1 इनिशियल और फाइनल पोजीशन है r1 फाइनल। इसी तरीके से कोई m2 मास है जिसकी इनिशियल पोजीशन है r2 इनिशियल और फाइनल पोजीशन है R2 फाइनल। इसी तरीके से मेरे पास M3 मास है जिसकी इनिशियल पोजीशन है R3 इनिशियल और फाइनल पोजीशन है R3 फाइनल। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि अगर M1 यहां से यहां जाता है, M2 यहां से यहां जाता है, M3 यहां से यहां जाता है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब बात समझेंगे कि अगर मुझे इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखनी है, क्या लिखनी है, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये क्या होगा, m1 r1 इनिशियल प्लस m2 r2 इनिशियल प्लस m3 R3 इनिशियल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। यस और नो? इसी तरीके से अगर मुझे फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखनी है तो ये क्या होगा, m1 r1 फाइनल प्लस m2 r2 फाइनल प्लस m3 r3 फाइनल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है तो क्या ये होगा डेल्टा आर सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस और नो? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब बात समझो, जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यहां पे m1 कॉमन आएगा, r1 फाइनल माइनस r1 इनिशियल, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, दैट इज माय डेल्टा आर ऑफ फर्स्ट पोजीशन या फिर डेल्टा आर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। यस और नो? तो क्या मैं इसको m1 इनटू डेल्टा आर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा
it will be delta r of first particle plus m2 into delta r of second particle plus m3 into delta r of third particle divided by m1 plus m2 plus m3. This is my displacement of center of mass. This is my displacement of first particle. This is my displacement of second particle. And this is my displacement of third particle. I hope this thing is clear to you. तो इस तरीके से हम निकालेंगे displacement of center of mass. I hope this thing is clear. Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. अभी हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आया, m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. अब अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड कर दूं तो यहां पे भी डेल्टा t से डिवाइड होगा, यहां पे भी डेल्टा t से डिवाइड होगा और यहां पे भी डेल्टा t से डिवाइड होगा. दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. दिस इज नोन एज वेलोसिटी. तो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. It is equals to m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 divided by m1 plus m2 plus m3. इस तरीके से हम velocity of center of mass निकालेंगे, which is m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 divided by m1 plus m2 plus m3. I hope this thing is clear to you. और हमेशा ध्यान रखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमेशा आई कैप और जे कैप की फॉर्म में रखोगे तो कभी भी गलती के चांसेस नहीं होंगे. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कैसे निकालेंगे. हमको ये बात पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या निकल के आया, m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 divided by m1 plus m2 plus m3. मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं with respect to time, differentiating both sides with respect to time. तो ये आएगा dvcom डिवाइडेड बाय dt. तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. इट इज इक्वल्स टू, देखो m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, इधर आएगा dv1 बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. तो वो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. तो ये आ जाएगा m1 a1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा. dv2 डिवाइडेड बाय dt क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल. तो ये क्या आ जाएगा, m2 into a2 plus m3 into a3 divided by m1 plus m2 plus m3. That's how we are going to calculate acceleration of center of mass. I hope these all things are clear to you. तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा आर ऑफ सेंटर ऑफ मास इट इज इक्वल्स टू m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम सारी चीजें निकाल सकते हैं. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. ओके, चलिए अब इसी के बेसिस पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी. ओके, चलिए देखते हैं. सबसे पहला सवाल क्या है हमारे पास, क्या बोला है, मेरे पास एक 2 किलोग्राम का मास और एक 4 किलोग्राम का मास रखा हुआ है एट अ सर्टेन डिस्टेंस. वो डिस्टेंस आपको नहीं गिवन में, और क्या बोला है,
4 किलोग्राम इज शिफ्टेड बाय 4 मीटर टुवर्ड्स राइट। राइट ये है, तो ये इस तरफ शिफ्ट हुआ 4 मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला है, बाय व्हाट डिस्टेंस 2 किलोग्राम बी शिफ्टेड सो दैट सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट बाय 1 मीटर टुवर्ड्स राइट। लेट्स से इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे, और मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है कि इसको मैं कितना शिफ्ट करूं, या फिर इसको मैं कितना शिफ्ट करूं, डेल्टा आर इसका कितना हो ताकि सेंटर ऑफ मास 1 मीटर राइट में खसक जाए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो बेसिक का फंडा जो हम यूज करने जा रहे हैं वो है डेल्टा आर ऑफ सेंटर ऑफ मास, डेल्टा आर ऑफ सेंटर ऑफ मास which is displacement of center of mass, it is equals to m1 into delta r1 plus m2 into delta r2 divided by m1 plus m2। अब क्योंकि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो ये वाला डायरेक्शन अलग होगा, ये वाला डायरेक्शन अलग होगा। मतलब वेक्टर क्वांटिटी में एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानोगे, एक डायरेक्शन को नेगेटिव मानोगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव आई कैप और ये हो जाएगा नेगेटिव आई कैप। यस और नो, क्योंकि आई कैप ही है तो आई कैप नहीं भी लिखो तो चलेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं m1 की। इसको मैंने m1 बोला, लेट्स से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x, प्लस इसको मैंने m2 बोला 4 और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ राइट साइड में 4, तो ये 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा m1 की अपन को गिवन में है, m1 की वैल्यू कितनी है 2 किलोग्राम, ये हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 4 विल बी 6 और इट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस किया 1 मीटर और राइट में किया तो पॉजिटिव, तो इट विल बी 6, it is equals to 2x plus 4 4 जा 16, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी -10, x की वैल्यू आ जाएगी -5 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा 5 मीटर, और किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना पड़ेगा 5 मीटर, तब जाके हमारा सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा 1 मीटर। I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, a body A of mass 5 किलोग्राम is placed at 5,0। ठीक है, मेरे पास कोई एक बॉडी है A जिसका मास कितना है 5 किलोग्राम और इसकी इनिशियल पोजीशन कितनी है 5,0, and another body B of mass 10 किलोग्राम। B बॉडी है जिसका मास है 10 किलोग्राम, is placed at 8,0, इसकी इनिशियल पोजीशन है 8,0। if A is displaced to 7,0, मतलब A की फाइनल पोजीशन हो गई 7,0 and B is displaced to 12,0, B की फाइनल पोजीशन हो गई 12,0, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो सिंपल सी बात, अगर मैं यहां से देखूं तो डेल्टा R1 क्या होगा, डेल्टा R1 इज नथिंग बट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल है 7 आई कैप, इनिशियल है 5 आई कैप, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 इज 2 आई कैप। यहां से अगर मैं देखूं डेल्टा R2, it is also equals to final position minus initial position। final है 12 i cap और initial है 8 i cap, तो it will be 4 i cap। और अगर मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि what will be the displacement of center of mass, तो मैं ये बात लिखूंगा m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है मेरे पास 5 किलोग्राम, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 आई कैप, प्लस m2 कितना है मेरे पास 10 किलोग्राम, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 आई कैप डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10
और 10 4 जा 40, 50 आई कैप डिवाइडेड बाय 15, तो 5 3 जा 5, 10 जा, तो ये आ जाएगा 10/3 आई कैप। दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इससे आप ये बात बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 10/3 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या दे रखा है कि एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है जो कि 3 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक 3 किलोग्राम का ब्लॉक है जो कि 2 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुझसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं क्या कर रहा हूं? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूं, या फिर प्लस आई कैप माइनस आई कैप भी आप चीजों को सोच सकते हो, समझ सकते हो। ओके, चलिए तो बेसिक सा फंडा जो हम यूज करने जा रहे हैं विच इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है? 2, v1 कितना है? 3 आई कैप, प्लस m2 कितना है? 3, और v2 कितना है? -2 आई कैप डिवाइडेड बाय 5। 3 2 6 आई कैप माइनस 6 आई कैप, तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास हमारा रेस्ट पे है। इससे आप ये बात भी समझ सकते हो कि अगर मेरे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो भी रेस्ट पे हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो इसके लिए कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हो? फर्स्ट कंक्लूजन, इफ पार्टिकल्स आर मूविंग देन सेंटर ऑफ मास कैन बी एट रेस्ट। दूसरी बात, if center of mass is at rest, it is not necessary that particles will also be at rest. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सारी बातें लिखते हुए जाना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। जब रोटेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर इतने काम होने वाली है सारी चीजें, है ना। धीरे धीरे इन चीजों को समझते जाना और लिखते जाना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मेरे पास क्या है कि 2 किलोग्राम 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है और 3 किलोग्राम 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगेन मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है? 2, और v1 कितना है? 10 आई कैप, ये डायरेक्शन पॉजिटिव माना तो 10 आई कैप, प्लस m2 कितना है? 3, और v2 कितना है? 20 जी कैप डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 विच इज 5। तो ये आ जाएगा 20 आई कैप प्लस 60 जी कैप डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 1s and 2s, 12 g cap. This would be the velocity of center of mass. I hope this question is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है कि 2 किलोग्राम चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, 3 किलोग्राम चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और 4 किलोग्राम चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 2 into 2, m1 v1 लिखेंगे तो 2 into 2 which is 4 plus 3 into 2 6
प्लस 4 इंटू 2 8, सब एक ही डायरेक्शन में है इसीलिए कोई साइन वगैरह नहीं लिया, यस और नो, डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 इज 9, तो ये कितना हो गया 8 प्लस 6 is 14, 14 plus 4 is 18 divided by 9, it is equals to 2 मीटर पर सेकेंड। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर मेरे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, चलिए तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकल सकता है, इफ ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग with same velocity, then center of mass will also move with that same velocity. I hope this thing is clear to you and this question is also clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, when both particles are in air find acceleration of center of mass। अब देखो यहाँ पे ना तो हमको कुछ मास दे रखा है, ना कुछ हमको वेलोसिटी दे रखी है, ना कुछ इनिशियली कुछ दे रखा है। मुझसे सवाल में सिर्फ और सिर्फ ये बात बोली है कि ये इसको इधर फेंका गया, इसको इधर फेंका गया, तो जब ये हवा में होंगे, जब ये हवा में होंगे तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो लेट्स से इसका मास मेरे पास है m1, इसका मास है m2, तो जब ये हवा में होगा तो इसका एक्सेलरेशन होगा g डाउनवर्ड्स, और जब ये हवा में होगा तो इसका एक्सेलरेशन होगा g डाउनवर्ड्स। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखूं तो ये कितना हो जाएगा, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 a1 कितना है -g प्लस m2 a2 भी कितना है -g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां से -g कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहां से ये जाएगा तो इट विल बी इक्वल्स टू -g, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगा -g। आप बोलोगे कि सर ये कौन सी नई बात है, अभी हमने वेलोसिटी के लिए देखा था कि अगर सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में सिर्फ v और a का ही तो फर्क है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका और इसका एक्सेलरेशन सेम है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी हमारे पास सेम ही आएगा, which is g downwards। I hope this thing is clear to you। और जितने भी सवाल अभी तक हमने वेलोसिटी के ऊपर किए हैं वहां पे अगर वेलोसिटी को हटा के एक्सेलरेशन पुट कर दिया जाए तो भी हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम ही आएंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t equals to 0 and t equals to 2 सेकंड। मेरे पास दो पार्टिकल्स है, दोनों का मास सेम है 2 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम, और इस पार्टिकल को एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री 100 मीटर पर सेकंड से फेंका और इसको एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री 80√2 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी और t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी। मुझसे सवाल में ये बात पूछी है, तो t इक्वल्स टू 0 पे निकालना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट करने हैं। इसका ये कंपोनेंट होगा 100 cos 37, cos 37 होता है 4/5, तो 5 1 जा 5 20 जा, तो ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड, और इसका ये कंपोनेंट होगा sin which is will be equals to 60 मीटर पर सेकेंड।
80√2 है तो ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। अब t इक्वल्स टू 0 पे यही सिचुएशन है, तो अगर मुझे एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 किलोग्राम, v1 जब मैं लिखने जाऊंगा तो i और j अलग अलग होंगे तो यहां पे क्या आएगा 80 i कैप प्लस 60 j कैप, 80 i कैप प्लस 60 j कैप प्लस m2 v2, m2 का मास तो 2 किलोग्राम ही है, v2 कितना आ जाएगा 80 i कैप प्लस 80 j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच इज 4। तो ये 2 कॉमन आके इस 2 से जाएगा तो ये बनेगा 80 i कैप प्लस 80 i कैप विच इज 160 i कैप, 60 j कैप प्लस 80 j कैप तो ये हो जाएगा 140 j कैप डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 80 i कैप प्लस 70 j cap. This would be the velocity of center of mass at t equals to 0. अब नेक्स्ट हमसे पूछा है t equals to 2 सेकंड पे क्या सिचुएशन होगी, तो t equals to 2 सेकंड पे इनकी वेलोसिटी कितनी होगी मुझे वो बात निकालनी है। तो अगर मैं एट t equals to 2 सेकंड बात करूं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो 80 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, vy is equals to uy minus gt, yes or no, तो vy is equals to uy कितना है 60 माइनस 10 into 2 तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा which is 80 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा तो uy माइनस gt, यस और नो, तो uy कितना है 80 माइनस 10 into 2 which is equals to 60 मीटर पर सेकेंड। सर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों सेम रहेगा ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में यही किया है बेटा, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, इसकी वजह से चेंजेस आएंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने ये सॉल्व किया। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे ये सिचुएशंस है, ये वेलोसिटीज है, तो क्या हम t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते थे क्या, बिल्कुल निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे, m1 कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 80 i कैप प्लस 40 j कैप प्लस m2 2 80 i कैप प्लस 60 j कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच इज 4। तो ये 2 से ये 2 कॉमन आके गया, 80 i cap plus 80 j cap, it will be 160 i cap plus 40 j cap plus 60 j cap, it will be 100 j cap divided by 2। तो ये कितना हो जाएगा 80 i cap plus 50 j cap। This would be the velocity at t equals to 2 second। I hope this thing is clear to you। Okay, चलिए अब ये जो वेलोसिटी आपने निकाली एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, ये हम एक तरीके से और निकाल सकते थे, और वो कैसे, जरा गौर से देखो कि जब t इक्वल्स टू 2 सेकंड होगा तब क्या दोनों पार्टिकल हवा में होंगे, दोनों पार्टिकल हवा में होंगे तो दोनों के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो माइनस जी होगा। अगर दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन माइनस जी होगा तो सेंटर ऑफ मास के पास भी एक्सेलरेशन माइनस जी ही होगा, और अगर सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन माइनस जी है जो कि कांस्टेंट है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं क्या कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं क्या सेंटर ऑफ मास पे, बिल्कुल लगा सकते हैं। किस तरीके से लगेगी, हम लगाएंगे
velocity of center of mass, it is equals to initial velocity of center of mass plus acceleration of center of mass into t. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आई थी 80 आई कैप प्लस 70 जी कैप 80 आई कैप प्लस 70 जी कैप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज माइनस 10 जी कैप इनटू टाइम इज 2, तो ये आ जाएगा 80 आई कैप प्लस 70 जी कैप माइनस 20 जी कैप, तो ये आ जाएगा 80 आई कैप प्लस 50 जी कैप. This is my velocity of center of mass. आप चाहो तो यहाँ पे भी वेक्टर लगा सकते हो. I hope this thing is clear to you. तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आप सेंटर ऑफ मास के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी कांस्टेंट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. आपका जैसा मन करे वैसे चीजों को सोच सकते हो, समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल क्या है, क्या बोला है? अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम मूव्स अलोंग एक्स डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. मेरे पास क्या है, एक बॉडी है जिसका मास है मेरे पास 4 किलोग्राम और ये किधर मूव कर रही है, एक्स डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. क्या बोला है? Find the speed with which a 10 kilogram mass should move along positive y direction. Let's say ये मूव कर रही है with a certain speed और इसका मास मेरे पास कितना है, इसका मास दे रखा है 10 किलोग्राम. ठीक है, such that their center of mass travels along line x equals to y. तो मतलब सेंटर ऑफ मास जो हो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जहां पे x इक्वल्स टू y आए. x इक्वल्स टू y बोले तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री. अब बात समझो कि हमको डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन बताता है, वेलोसिटी. ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हमने कि किसी भी बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी, ये बताएगा वेलोसिटी उसकी. तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं. तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. m1 कितना है 4 किलोग्राम, v1 कितना है 20 आई कैप, यस और नो, प्लस m2 कितना है 10 किलोग्राम और v2 क्या कितना है vg कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. 4 प्लस 10 इज 14. तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 80 j कैप डिवाइडेड बाय 14 प्लस 10 v डिवाइडेड बाय 14 j कैप. तो इसको एक बार सॉल्व कर सकते हैं. 40 बाय 7 i कैप, ये j नहीं होगा, ये मिस्टेक हुई है, ये आई होगा ना यार, ये आई और ये भी आई और ये प्लस 5 बाय 7 v g क्या. ओके, चलिए अब मुझसे क्या बात बोली है कि सेंटर ऑफ मास इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए. इसका मतलब y कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब अगर सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दिस इज x कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास and this is y component of center of mass. इन दोनों के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो 45 डिग्री, मतलब सेंटर ऑफ मास x कंपोनेंट से भी 45 डिग्री एंगल बनाना चाहिए और y कंपोनेंट से भी 45 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, मतलब वापस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस, तभी तो जाके सेंटर ऑफ मास इधर मूव करेगा, यस और नो. तो सेंटर ऑफ मास इधर मूव करेगा, सो दिस शुड बी इक्वल्स टू दिस. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 5 बाय 7 v इट शुड बी इक्वल्स टू 40 बाय 7. तो 7 से 7 गया तो v की वैल्यू आ गई 40 बाय 5 विच इज 8 मीटर पर सेकेंड. इसको इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड से मूव करना पड़ेगा अगर सेंटर ऑफ मास को इस लाइन पे विच इज x इक्वल्स टू y पे मूव करना है. तो
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, 3 equal masses are situated at the vertices of a triangle with their velocities as shown in figure. Find velocity of center of mass. मेरे पास क्या है कि 3 इक्वल मासेस इस तरीके से रखे हुए हैं। अब बात समझो कि ये जो वेलोसिटी है, लेट्स से इसको मैंने बोला v1 जिसका मैग्नीट्यूड v है, इसको मैंने बोला v2 जिसका मैग्नीट्यूड भी v है, और इसको मैंने बोला v3 जिसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास v है। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहां से देखो ये m होगा, कॉमन ले लेता हूं, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 3m, m से m गया। अब गौर से देखो v1 प्लस v2 प्लस v3, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका डायरेक्शन ये है, मतलब v1 का डायरेक्शन ये है, v2 का डायरेक्शन ये है और v3 का डायरेक्शन ये है। तो ये बना रहा है एक क्लोज्ड पॉलीगन, और जब भी हमारे पास क्लोज्ड पॉलीगन बनता है तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है 0। तो यहां पे इनका रिजल्टेंट आएगा 0। तो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आएगी 0। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, 7 identical birds are flying south together at constant velocity। ठीक है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 और सबकी वेलोसिटी सेम है, v v v v v v और v। ठीक है, आगे क्या बोला है, a hunter shoots one of them which immediately dies and falls to the ground. The other 6 continue flying south at the original velocity. After the one bird has hit the ground, the center of mass of all 7 birds, मतलब the velocity of center of mass क्या होगी after the bird has fallen down। तो सिंपल सी बात, जब ये सारे के सारे v वेलोसिटी से मूव कर रहे थे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी हमारे पास कितनी थी v। लेकिन जब एक बर्ड को गिरा दिया तो अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी होगी 6 इंटू, मतलब ऐसे लिखोगे m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, सबका मास सेम है, सबकी वेलोसिटी सेम है, तो क्या लिखोगे 6 mv डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो टोटल मास में आएगा 7m, तो ये आ जाएगा 6/7 ऑफ v। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 6/7। चलिए ऑप्शन देखते हैं, कंटिन्यूज साउथ एट द ओरिजिनल स्पीड बट इज नाउ लोकेटेड सम डिस्टेंस बिहाइंड द फॉलिंग बर्ड 9। नेक्स्ट क्या बोला है, कंटिन्यूज साउथ बट एट 6/7 ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात। कंटिन्यूज साउथ बट 1/7 ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी, नहीं, गलत बात। स्टॉप्स with the dead bird, गलत बात। So the correct answer of this question would be option number 2। I hope this question is clear to you। Okay, अब आपके सामने 3 सवाल और आएंगे, इनके मल्टीपल करेक्ट आंसर भी हो सकते हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को समझना और फिर सॉल्व करना, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि किस तरीके से सेंटर ऑफ मास मूव करता है। पूरा डिटेल एनालिसिस आपके सामने हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या सवाल है हमारे पास। क्या बोला है, सॉरी इसके बाद है वो 3 सवाल, ये सवाल देख लो, इसके बाद है वो 3 सवाल। ओके, चलिए क्या बोला है, 2 particles of equal mass have initial velocity 2i मीटर पर सेकेंड एंड 2j मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेट्स से मेरे पास पार्टिकल 1 है जिसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है 2i मीटर पर सेकेंड। दूसरा पार्टिकल है जिसका मास भी मेरे पास m है और इसकी वेलोसिटी है
2j मीटर पर सेकेंड। आगे क्या बोला है, फर्स्ट पार्टिकल हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन i कैप प्लस j कैप। इसका जो एक्सेलरेशन है वो है i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। While the acceleration of second particle, इसका acceleration क्या है, 0. The center of mass of two particle moves with, center of mass किस तरीके से मूव करेगा, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। तो सबसे पहली बात आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जब आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो क्या लिखोगे, m1 v1, तो ये आ जाएगा 2m, बस ये i कैप प्लस m2 v2 which is 2m j cap divided by total mass which is 2m, तो 2m कॉमन आके कट जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगी i कैप प्लस j कैप। नेक्स्ट हम निकालना चाह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वेलोसिटी निकलेगी, एक्सेलरेशन निकलेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट है या एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है या कुछ और डायरेक्शन में लग रहा है, उससे ही तो हमको पता पड़ेगा कि उसका पाथ क्या होगा। ओके, चलिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1, तो ये आएगा m इंटू आई कैप प्लस जे कैप, m2 इंटू a2 ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 2m, m से m गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा विच इज आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इन दोनों को गौर से देखो तो क्या ये सेम ही डायरेक्शन दिख रहा है, और अगर सेम डायरेक्शन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है और एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सर ये सेम डायरेक्शन समझ में नहीं आया, नहीं आया तो बेटा इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना, 0 आएगा। जब 0 आएगा इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब पाथ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन। So the correct answer of this question would be option number 4. I hope this question is clear to you. अब आते हैं उन 3 सवालों पे। ओके, चलिए क्या सवाल है समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है, the string connecting both the blocks of mass m is horizontal. अभी मेरे पास क्या है, एक मास m ऐसे है और एक मास m ऐसे है, और अभी ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये मास और ये मास बराबर है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा इनके सेंटर पे, यस और नो। आगे क्या बोला है, लेफ्ट ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, ठीक है। आफ्टर टू ब्लॉक सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, शिफ्ट डाउनवर्ड। कहां पे शिफ्ट होगा, मुझसे सवाल में ये बात पूछी है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो इसके साथ साथ ये आगे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम बाद ये यहां पे है और इससे ये पास होते हुए ये यहां पे है, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आया और ये थोड़ा आगे भी बढ़ेगा, यस और नो। तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा राइट जाएगा और थोड़ा नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन पे होगा और बिल्कुल सेंटर पे होगा, तो ये सेंटर पॉइंट थोड़ा आगे भी जाएगा और थोड़ा नीचे भी आएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, बिल्कुल सही बात। शिफ्ट अपवर्ड नहीं, शिफ्ट डाउनवर्ड, बिल्कुल सही बात। सो द फर्स्ट एंड सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, द ब्लॉक एंड मंकी हैव सेम मास, द मंकी स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप द रोप, आफ्टर द मंकी स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप, द सेंटर ऑफ मास ऑफ मंकी प्लस ब्लॉक सिस्टम। अब बात समझो कि इसका और इसका मास सेम है और ये मंकी इस रस्सी से ऊपर चढ़ने लगा, ये ऊपर चढ़ने लगा तो रस्सी नीचे आई, रस्सी नीचे आई तो इसी रस्सी से ये ब्लॉक अटैच है, ये नीचे जाएगी तो ये ऊपर जाएगा और दोनों का मास सेम है, तो जितना ये ऊपर गया उतना ही ये मास ऊपर गया। तो इनके साथ साथ जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा, जो कि सेंटर पे लाई करेगा, वो भी इनके साथ साथ ऊपर जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 3, which is shift upwards. I hope this question is clear to you. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल क्या है, क्या बोला है, both blocks of mass m are initially at rest. The left block is given an initial velocity u downwards.
लेफ्ट वाला जो ब्लॉक है इसको मैंने u वेलोसिटी दी डाउनवर्ड्स, ठीक है। देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम आफ्टरवर्ड्स, बेसिकली ये u नीचे आया तो ये u ऊपर गया। अगर मैं गौर से देखूंगा तो मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखूंगा, m into u downwards which is negative, m into u upwards which is positive, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो मेरे पास जीरो हो जाएगी। और अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं मूव ही नहीं करेगा, और सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं करेगा तो सेंटर ऑफ मास डज नॉट शिफ्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी कि किस तरीके से सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होता है जब मैं डिफरेंट बॉडीज को अलग वेलोसिटी से, अलग एक्सेलरेशन से या कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट देता हूं, तो इन सारे केसेस अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, पढ़ते रहिए।